ये कहानी है एक शातिर सीरियल किलर की जो अपने टारगेट को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता, मगर अब उसके पीछे एक ऐसा डिटेक्टिव लगा है जो भविष्य देख सकता है। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सोलेस के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लाश को देखते हैं जिसे अभी अभी एक सीरियल किलर ने मारा है। इस घर में चारों तरफ FBI के एजेंट्स फैले हुए हैं जो सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। तभी हम एजेंट जो को देखते हैं जो अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि ये वही सीरियल किलर है। इसका तरीका बिल्कुल पहले की तरह है जैसे इसने बाकी लोगों को मारा था। इतना कहने के बाद एजेंट जो बात करता है एजेंट कैथरीन से। उसे कहता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी। इस बात को सुनने के बाद कैथरीन कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें उसके पास जाना है, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है कि हम बाहर के किसी भी शख्स को इन्वॉल्व करें। जो कहता है कि अब हमें अनुमति है, मैंने हेडक्वार्टर में बात कर लिया है और तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा काम का इंसान है। वो एक बेहतरीन डिटेक्टिव है और उसने पहले भी मेरी मदद की है और डिटेक्टिव होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी है। इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन मान जाती है और ये लोग जाने लगते हैं उस आदमी के पास जिसका नाम है जॉन क्लैंसी। यहाँ पर जो सारी बातें बताता है कैथरीन को कि पिछले 2 साल से जॉन से ज्यादा लोग नहीं मिलते। वो एक वीरान से जगह पे रहता है। 2 साल पहले उसकी बेटी की मौत हो गई, तब से उसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई। कुछ देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जॉन के घर पे, जो जॉन के पास जाता है और बताता है उस सीरियल किलर के बारे में कि उसने पूरे शहर में आतंक मचा करके रखा है और अब उन्हें जरूरत है जॉन की। इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। जो कैथरीन को बाहर छोड़ करके आया था, मगर जैसे ही जो का फोन बजता है कैथरीन फोन लेकर के आती है अंदर और जो तब फोन लेकर के बाहर चला जाता है बात करने के लिए। कैथरीन की नजर जैसे ही जॉन पे पड़ती है वो उसे सारे फाइल्स दिखा करके कहती है कि आज ये एजेंसी ने हमें अनुमति दी है कि हम बाहर के शख्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फाइल को देख लो। अब तक 3 मर्डर्स हुए हैं और तीनों मर्डर्स एक ही तरीके से हुआ है। इतना कहने के बाद वो हाथ मिलाने की कोशिश करती है जॉन से, मगर जॉन उससे हाथ नहीं मिलाता। तब वो जाते समय उसके कंधे को टैप करती है। जैसे ही वो उसे छूती है कैथरीन के भविष्य को देख पाता है जॉन कि भविष्य में कैथरीन के सर से खून बह रहा है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉन इतना खास क्यों है और वो इतना बेहतरीन डिटेक्टिव कैसे बना, उसे सब कुछ कैसे पता होता है। अगर वो किसी को भी छुए तो वो उसके भविष्य को देख सकता है। इसीलिए शुरुआत में वो कैथरीन से हाथ नहीं मिला रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी के भी भविष्य को देखे। कैथरीन के जाने के बाद यहाँ पे जो आता है और कहता है कि तुम जरा ध्यान से इसके बारे में सोचना और अगर मदद करनी हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। पूरे समय जॉन इसके बारे में सोचता है। वो 2 साल से सारी दुनिया से दूर है, वो भी बाहरी दुनिया में आना चाहता है, इसीलिए हाँ कह देता है। अगले दिन उसे लेकर के सारे लोग आते हैं ऑफिस में। तब जो सबको बताता है कि आखिर जॉन इतना खास क्यों है। जॉन को पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है और इस चीज से उसने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की है। इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि ना ही मुझे ईश्वर पे भरोसा है और ना ही चमत्कारों पे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक ट्रिक होता है जिसका इस्तेमाल करके जादूगर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जॉन कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है डॉक्टरों के बारे में। वो चढ़ा बढ़ा के बीमारी के बारे में बताते हैं और इंसानों को बेवकूफ बनाते हैं। इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन कहती है इसका मतलब आप किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं मिले अभी तक। तब जॉन कहता है कि जैसे कि डॉक्टर सैम का नाम सुनने के बाद कैथरीन चौंक जाती है, क्योंकि ये उसके डॉक्टर का नाम है जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉन सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि पास्ट भी देख सकता है। कैथरीन चौंक चुकी है और कहीं ना कहीं उसे जॉन पे भरोसा होने लगा है। कुछ देर के बाद जब ये लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं तब कैथरीन एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये खूनी मर्डर कैसे करता है। उसने सबके गर्दन और सर के बीच में हमला किया है, जैसे कोई शार्प सी चीज घुसा दी हो, जिससे उनकी मौत भी जल्दी हो जाती है और उन्हें दर्द भी नहीं होता है। कैथरीन बताती है कि यह खूनी बहुत ही शातिर है, आज तक हमें कहीं भी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपल्स तक नहीं। इतना कहने के बाद वो एक नोट दिखाती है जॉन को जो उन्हें मिला था एक जगह पे। जैसे ही जॉन उस नोट को छूता है वो उस जगह को देख पाता है जहाँ पर ये नोट था, यानी वो चीजों को छू करके देख सकता है कि आखिर ये चीज कहाँ से आ रही है। फिर जो उसे लेकर के जाता है एक घर में जहाँ पर एक औरत को मारा था उस कातिल ने। जॉन पूरे घर को देखता है और जो बताता है कि इस औरत ने कई दिनों तक दरवाजा नहीं खोला। तब पड़ोसी ने पुलिस वालों को बुलाया। उस वक्त हमें पता लगा कि इसका मर्डर हुआ है और यहीं पर इस नोट को छोड़ा गया था। इस नोट को लेकर के अब जॉन जाता है कैथरीन के पास। उससे कहता है कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। कैथरीन कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस नोट में एक पहेली सी लिखी है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, यानी कि कातिल हमारे साथ खेल रहा है। उसे बहुत ही मजा आ रहा है इस खेल को खेलने में। तभी जो आकर के कहता है कि हमें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ देर के बाद जॉन और जो दोनों एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं। बातों ही बातों में जो यहाँ पर जॉन के कंधे पे हाथ रखता है। तब जॉन भविष्य देखता है कि भविष्य में जॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। वो एक ऑपरेशन थिएटर में होगा और बहुत सारे डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे होंगे। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि जॉन को कोई जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं रहा, मगर जल्दी ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे ही जो यहाँ से जाता है जॉन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनका भी भविष्य उसने देखा है
वो मरने वाले हैं। जैसे ही वो अपने घर पे आता है कुछ देर के बाद जो दोबारा पहुंच जाता है यहाँ पे और जॉन को कहता है कि हमें एक कॉल आया था और एक लोकेशन मिली है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। जैसे ये लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं इन्हें एक नोट मिलता है जिसपे 416 लिखा हुआ है। कैथरीन कहती है कि शायद ये कोई बाइबल का वर्स है। जॉन कहता है कि नहीं, ये अभी का टाइम है, देखो मेरी घड़ी में भी 416 हो रहा है। यानी कातिल को पता था कि हम कब यहाँ पर आएंगे। वो बहुत ही शातिर है, उसे हर चीज पता है। तभी इन्हें पता लगता है कि बाथरूम में एक लड़की की लाश मिली है। सब लोग अंदर चले जाते हैं और सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। एजेंट्स बताते हैं कि इस औरत को मरे हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, यानी कि वो कातिल अभी अभी निकला है नोट को लिख करके। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, जैसे इस लड़की की मौत हुई हो यहाँ से भाग गया। अब जॉन इस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है, तब देखता है कि उस कातिल ने कैसे मारा है लड़की को, मगर लड़की ने कातिल की शक्ल नहीं देखी, इसीलिए जॉन भी उसकी शक्ल नहीं देख पाता। जैसे ही जो अंदर आता है वो जो को कहता है कि तुम्हें बाथटब से दूर रहना चाहिए। जो कहता है कि क्यों? जॉन कहता है कि बस मैं बोल रहा हूँ। तभी एक एजेंट आकर के बताता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की को इसके पति ने मारा है, जिसका नाम है डेविड। तुरंत ये लोग डेविड को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन। जैसे ही उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी मर गई, वो फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि क्या उसने कोई लेटर भी लिखा है? ये लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है, उसने अपनी जान नहीं ली। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद अपनी जान लेगी? डेविड कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने उसे बताया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। मुझे लगा कि ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसके पास डेविड का पेन है। वो जैसे ही पेन को छूता है उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। वो भविष्य देखता है कि डेविड इन सारी चीजों को लेटर लिख करके बताएगा विक्टोरिया को। विक्टोरिया जैसे ही लेटर को पढ़ेगी वो अपने हाथ के नस को काट करके मर जाएगी। कुछ देर के बाद जॉन अब आता है कमरे में और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो डेविड को कहता है कि तुमने उस लेटर को लिखा, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई नहीं थी। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा संबंध किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ है और तुम्हें HIV भी है। इस बात को सुनने के बाद डेविड बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि आज तक उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। यानी कि विक्टोरिया ने अभी लेटर को पढ़ा नहीं था। लेटर को पढ़ने के बाद वो अपने नस को काट करके मरने वाली थी। उसका भविष्य वही था, मगर वो मरती उससे पहले आकर के कातिल ने उसे मार दिया। सारी बातें बताने के बाद जॉन अब वापस आता है जो के पास। तब जो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने मुझे बाथटब से दूर रहने के लिए क्यों कहा था। विक्टोरिया को HIV था और पूरे बाथटब में खून फैला था। अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जो के घर पे, जो जॉन की पत्नी के बारे में बात करता है जिसका नाम है एलिजाबेथ। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी से बात करना चाहिए, वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। मगर जॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर के बाद जो कहता है कि तुम्हें अब तक क्या पता लगा है इस केस के बारे में। जॉन कहता है कि जो कातिल है वो अपने आप को ईश्वर का दूत मानता है। जितने भी लोगों को उसने मारा है वो सारे के सारे लोग बीमार थे और बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले थे। उस आदमी ने उन्हें आसान मौत दी है। उसे लगता है कि वो ईश्वर का काम कर रहा है। इन बातों को सुनने के बाद अब कैथरीन जाती है एक और जगह पे जॉन को लेकर के। एक और लड़के का मर्डर हुआ था। अब इस बात की इन्हें पुष्टि करनी है कि क्या उसे भी कोई बीमारी थी। जब ये लोग उस लड़के के पिता से बात करते हैं तब वो रोने लगता है और कुछ नहीं बताता। तभी यहाँ पर उस लड़के की माँ आती है और चिल्लाने लगती है कैथरीन पे कि क्या तुमने कातिल को ढूंढ लिया? कैथरीन कहती है कि अब तक नहीं, लेकिन हमें एक सुराग मिला है। जितने भी लोग मरे हैं वो पहले से बीमार थे, इसीलिए हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि क्या रॉबर्ट भी बीमार था। उसकी माँ कहती है कि हमें इस बारे में नहीं पता। कैथरीन कहती है कि हम पता लगाएंगे। तब उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग मेरे बच्चे के लाश को कब्र से बाहर निकालोगे? जॉन कहता है कि हाँ। वो ये भी कहता है कि यही जरूरी है। मैं भी पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने सच्चाई आए, वो कातिल किसी और इंसान को ना मारे, और इसके लिए हमें एग्जामिन करने की जरूरत है आपके बेटे रॉबर्ट को। इस बात को सुनने के बाद ये औरत मान जाती है। ये लोग रॉबर्ट की लाश को बाहर निकालते हैं और उसकी जांच करनी शुरू कर देते हैं। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आने वाली होती है तो जॉन वहीं पर होता है। इसी बीच एक एजेंट ला करके एक फैक्स देता है जॉन के हाथ में। कहता है कि इस पे अर्जेंट लिखा था, इसीलिए मैंने आपको दिया। जॉन इसे पढ़ ही रहा होता है। तभी डॉक्टर बताता है कि रॉबर्ट को ब्रेन ट्यूमर था और ये बात शायद किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन रॉबर्ट इस फैक्स को पढ़ने के बाद हिल गया है। वो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। जो देखता है कि आखिर ये आदमी कहाँ जा रहा है, वो तुरंत जाकर के बात करता है उस एजेंट से कि तुमने उसे क्या दिया। एजेंट कहता है कि मुझे पता नहीं, बस उस पे अर्जेंट लिखा था और मैंने दे दिया उन्हें। तब जो भागता हुआ आता है बाहर और जॉन को रोक करके कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जॉन कहता है कि वो कातिल हमसे बहुत आगे है, उसे हर एक चीज पता है कि हम कब क्या करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। इतना कहने के बाद यहाँ से जॉन निकल जाता है। तब उसके घर पे कैथरीन आती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें पहली बार इस केस में इतना बड़ा लीड मिला है। हमने रॉबर्ट की लाश को बाहर निकाला और हमें ये बात भी पता लगी कि वो पहले से बीमार था, मगर आप ऑटोप्सी को बीच में छोड़ करके आ गए। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तब जॉन कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। वो उन्हीं शब्दों को दोहराता है जो कातिल ने उस नोट में लिखा था। कैथरीन कहती है कि ये तो वही शब्द है। जॉन कहता है कि ये ओपरा के बोल हैं जिन्हें मैं सुन रहा हूँ। कैथरीन कहती है कि यानी कि वो कातिल
शौकीन है ओपरा सुनने का। जॉन कहता है कि नहीं, ओपरा सुनने का शौकीन मैं हूँ, इसीलिए वो कातिल इतना ज्यादा खतरनाक है। उसे हर एक चीज पता थी कि जैसे जैसे वो मर्डर करेगा जो और तुम दोनों मेरे पास आओगे और मैं इस मर्डर को सुलझाने में लग जाऊंगा। इसीलिए उसने ये बोल लिखे क्योंकि उसे पता था कि मैं इस गाने को हमेशा सुनता हूँ, यानी कि वो हमसे बहुत आगे है। उसे हर एक चीज पता है। उसे ये बात भी पता थी कि 4:16 में ही हम उस कमरे में दाखिल होंगे, यानी कि वो भी मेरी तरह अनोखा है। उसे सब कुछ पता है, वो भविष्य देख सकता है, यानी कि वो मुझसे भी बेहतर है। उसे हर एक बात पता होती है। इतना कहने के बाद वो फैक्स देता है कैथरीन को। कैथरीन जब फैक्स पढ़ती है तब उसे पता लगता है कि कातिल ने इसमें एग्जैक्ट उसी जगह का जिक्र किया है जहाँ पर ट्यूमर मिलेगा, जिस ट्यूमर के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि रॉबर्ट को भी नहीं। मगर वो कातिल इस बात को जानता था, इसीलिए जॉन इस केस को छोड़ना चाहता है क्योंकि वो उसे नहीं हरा सकता। कैथरीन कहती है यानी कि आप डर गए, आपको आपके जैसा कोई अनोखा मिल गया जिसमें आपकी तरह ही शक्तियां हैं भविष्य को देखने की, इसीलिए आप उसके साथ नहीं लड़ेंगे। जॉन कहता है कि वो मेरे जैसा नहीं है, मुझसे भी बेहतर है। मैं कई चीजों को नहीं देख पाता मगर वो हर एक चीज को देख सकता है और वो उन लोगों को मार रहा है जो सच में मरने वाले हैं और शायद उनकी मौत बहुत ही दुखद होगी, लेकिन उससे पहले कातिल उन्हें आसान मौत देता है। इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन कहती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अगर ये चीज आपके बेटी के साथ होती तब आपको कैसा महसूस होता। ये बात बोलने के बाद कैथरीन को एहसास होता है कि उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तब वो माफी मांगती है जॉन से और उसे पूछती है कि आपने मेरे बारे में क्या देखा है। जॉन कहता है कि सब कुछ। तुम जब पहली बार किसी के साथ हम बिस्तर हुई थी तब तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थी, तुम्हें चीजें याद भी नहीं रही, मगर कुछ समय के बाद तुम्हें एक लड़का पसंद आया, तुम दोनों एक साथ रहने लगे और तुम प्रेग्नेंट हो गई। मगर वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, वो चला गया और तुमने एक बेटी को जन्म दिया, मगर तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए तुमने अपनी बच्ची को किसी और को दे दिया, किसी और ने गोद लिया तुम्हारी बच्ची को। इन बातों को सुनने के बाद कैथरीन भावुक होने लगती है और कहती है कि आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या देखा। तभी जॉन को याद आता है कि कैथरीन के सर से खून निकल रहा है। वो कैथरीन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो चली जाती है। कुछ समय के बाद FBI वालों को एक और लाश मिलती है, मगर इस बार का मर्डर बहुत ही अलग है। इससे पहले जितने भी लोगों को इस कातिल ने मारा था बहुत ही आराम से मारा था कि उन्हें कोई भी दर्द ना हो, मगर इस आदमी को उसने बड़ी ही बेरहमी से मारा है, उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो शहर छोड़ करके जा रहा है। उसे और रुचि नहीं है इस केस में, मगर उसे सब याद आ रहा है कि जो कैसे मरने वाला है और कैथरीन के साथ क्या होगा। तभी उसके पास जो आता है और कहता है कि एक बहुत ही भयानक मौत हुई है शहर में, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। उसके साथ साथ जब विक्टोरिया मरी थी उसके बाद टब में जो पानी था उसके एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगा कि HIV के साथ साथ यहाँ पर एक जहर भी था और वो जहर शहर के सिर्फ एक ही पार्क के फूलों पर छिड़का जाता है। इन बातों को सुनने के बाद जॉन सीधा पहुंचता है उस पार्क में, देखता है कि हर जगह फूल है मगर एक जगह से फूल गायब है। वो वहाँ पर अपनी उंगलियां रखता है ताकि चीजों को देख सके कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। उंगली रखने के बाद वो सबको इशारा करता है कि सामने एक डस्टबिन है, वहाँ जा करके देखो। सब लोग जैसे ही डस्टबिन को खोलते हैं उन्हें उस मरे हुए आदमी का आधा कपड़ा यहाँ पे मिलता है। कैथरीन आकर के सारी बातें जॉन को बताती है मगर जॉन अभी भी कंफ्यूज है। कैथरीन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम उसी कातिल का है, ये कोई दूसरा कातिल लग रहा है। तभी बाकी एजेंट्स आते हैं और कहते हैं कि कुत्ते ने जब कपड़े को सूंघा वो हमें एक लोकेशन पे लेकर के जा रहा है। सारे लोग कुत्ते के पीछे जाने लगते हैं। जॉन कहता है कि वो कातिल यही चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, मगर बाकी लोग इसके बारे में नहीं सोचते और पहुंच जाते हैं लोकेशन पर। जिस कमरे की तरफ वो लोग जा रहे थे उसके सामने वाला दरवाजा खुलता है। तब सारे लोग बंदूक तान देते हैं। इस चीज को देखने के बाद वो आदमी गोली चलाता है और गोली आकर के लगती है जो को। बाकी लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। नीचे आने के बाद वो आदमी बैठता है कैब में और भागना शुरू कर देता है। कैथरीन गाड़ी चला रही है और उसी गाड़ी में जॉन भी बैठा है। थोड़ी देर के बाद जो कातिल की गाड़ी है उसका एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी पलट जाती है। कैथरीन भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और इनकी भी गाड़ी पलट जाती है। तब जॉन बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही वो देखता है कि कातिल सामने ही खड़ा है। वो सीधा गोली चलाता है और गोली आकर के लगती है जॉन के भेजे में। तभी हमें पता लगता है कि ये सारा का सारा भविष्य है जिसे जॉन देख रहा है। अभी अभी इनकी गाड़ी पलटी है। इस बार वो गाड़ी से बाहर तो आता है मगर दूसरी तरफ जाता है कातिल को देखने के लिए। कातिल भी उसे देख लेता है मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले कैथरीन आकर के उसे शूट कर देती है। जॉन कातिल के पास जाता है और उसकी शक्ल देख करके कहता है कि ये वो कातिल नहीं है, ये कोई और है। तब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जब जॉन जो से बात करता है तब सारी बातें समझ में आती है। जॉन कहता है कि उस आदमी ने हमें जानबूझ करके वहाँ पे भेजा क्योंकि इस बार उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि जो था। जो को स्टेज 4 कैंसर है, वो जल्दी ही मरने वाला था मगर उससे पहले कातिल ने इसे अपना निशाना बना लिया। जो दम तोड़ने से पहले कहता है जॉन को कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो का फ्यूनरल हो रहा है। जॉन यहाँ पर जो के बेटे से मिलता है और आकर के बैठ जाता है एक बार में। तब पहली बार हम असली कातिल को देखते हैं जो आकर के बैठता है उसके सामने। इसका नाम है चार्ल्स एम्ब्रोस। चार्ल्स जॉन को देखने के बाद कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे कोई मैं क्रिमिनल हूँ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं भविष्य देखता हूँ कि कौन कितने ज्यादा बेरहमी से मरने वाला है, फिर मैं उसे अच्छी मौत देता हूँ बिल्कुल शांत। और एक वक्त के बाद घर वालों को भी ये बात पता लग जाती है कि उनका बच्चा या फिर उनका पति बीमार था। मैंने जो की मदद की है। जो अगले
73 दिनों में मरने वाला था। अगर 73 दिनों के बाद वो मरता तब उसे सरकार से ना ही मुआवजा मिलता, ना ही पेंशन मिलता और ना ही इंश्योरेंस का ढेर सारा पैसा। मैंने उसकी मदद की है, उसकी मौत भी आसान कर दी, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ होगा और अब उसका पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित है। तभी जॉन की नजर पड़ती है बाहर में खड़े पुलिस वालों पे और वो भविष्य देखता है कि वो जैसे ही इन्हें बताता है, चार्ल्स एक एक करके सबको मार देता है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। चार्ल्स जॉन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भूल जाते हो कि मैं भी भविष्य देख सकता हूँ। अगर यहाँ पर जरा सा भी खतरा मुझे होता तो मैं कभी नहीं आता। तुम इन्हें कुछ नहीं बताओगे वरना तुम्हें पता है कि क्या होगा। इन बातों को सुनने के बाद जॉन एक प्लेट से मारता है चार्ल्स के सर पे। जब पुलिस वाले यहाँ आते हैं तो चार्ल्स कहता है कि जॉन के पास बंदूक है। सब उसे पकड़ लेते हैं और वो बड़ी ही आसानी से भाग जाता है। जॉन जब ये सारी बातें बताता है तो पुलिस स्टेशन में लोग स्केचेस बनाने लगते हैं। जॉन अब दोबारा भविष्य को देखने की कोशिश कर रहा है। वो देखता है कि चार्ल्स के हाथ में एक गुलदस्ता है और एक शैंपेन की बोतल जिसके अंदर उसने जहर मिलाया हुआ है। कुछ देर के बाद वही गुलदस्ता और शैंपेन का बोतल हम एक आदमी के घर पे देखते हैं जो इन्हें देख करके खुश हो जाता है और हर जगह कॉल करके कहता है कि मेरा प्रमोशन हो गया और शैंपेन पीना शुरू कर देता है। यहीं के दूसरे कमरे में हम देखते हैं जॉन को और चार्ल्स भी यहीं पर है। जॉन ने उसे पकड़ लिया। वो चार्ल्स को कहता है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता कि तुम किसी की जिंदगी का एक मिनट भी छीनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो? इन बातों को सुनने के बाद अब चार्ल्स बंदूक तान देता है। तब जॉन भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। इसी बीच वो शख्स आ जाता है यहाँ पे। चार्ल्स कहता है कि अगर मैं इसके भेजे में गोली मारूं तो इसकी मौत बहुत ही आसान हो जाएगी, वरना कुछ समय के बाद ये बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाला है। अगर ये जिंदा रहा तो कल अपनी पत्नी के साथ सोएगा और उसे प्रेग्नेंट करेगा। फिर इसकी पत्नी को और होने वाले बच्चे दोनों को वही बीमारी होगी। जॉन कहता है कि तुम ईश्वर नहीं हो, तुम किसी चीज को नहीं बदल सकते। चार्ल्स कहता है मैं ईश्वर नहीं हूँ, मगर उसका काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कह के वो निकल जाता है। तब जॉन इस आदमी को कहता है कि तुरंत हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारे शरीर के अंदर जहर फैल रहा है। दूसरी तरफ पता लग जाता है कैथरीन को कि चार्ल्स कहाँ पे रहता है। वो जैसे ही उसके घर के अंदर दाखिल होती है वो समझ जाती है कि चार्ल्स को ये बात भी पता थी कि कैथरीन यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर चार्ल्स की वीडियो चल रही है। चार्ल्स अपने जीवन के बारे में बताता है कि उसने पूरी जिंदगी कोशिश की है चीजों को बेहतर करने की, मगर उसे कभी भी वो चीज नहीं मिली जो वो चाहता था। वो कैथरीन को कहता है कि जॉन नहीं चाहता कि तुम इस काम को पूरा करो, मगर मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे आओगे। दूसरी तरफ अब चार्ल्स भागता जा रहा है और जॉन उसका पीछा करता है। चार्ल्स एक हॉस्पिटल से होकर के गुजरता है। जॉन जैसे ही वहाँ पे जाता है उसे याद आता है कि उसकी बेटी भी यहीं पर एडमिट थी। तभी चार्ल्स पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन और एक पुलिस वाले को देख करके कहता है कि सबको इत्तला कर दो कि मेरा नाम चार्ल्स है और मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ। तुरंत ये लोग इस बारे में बता देते हैं। जैसे ये बात कैथरीन को पता लगती है वो आने लगती है ट्रेन की तरफ। ट्रेन के अंदर अब जॉन भी आ चुका है जो चार्ल्स के सामने है। चार्ल्स अपनी बंदूक निकालता है और सारे पैसेंजर्स को कहता है बाहर जाने के लिए। जॉन चार्ल्स को कहता है कि तुम और लोगों को नहीं मार सकते। चार्ल्स कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। जॉन कहता है मैं लोगों को नहीं मारता। तब चार्ल्स हंसता है और कहता है कि अच्छा। तभी जॉन को भविष्य नजर आता है और वो देखता है कि कैथरीन उसके पीछे होगी और जैसे ही चार्ल्स गोली चलाएगा वो गोली जाकर के कैथरीन को लग जाएगी। यानी कैथरीन को बचाने का एक ही तरीका है कि जॉन गोली मार दे चार्ल्स को। तभी यहाँ पर कैथरीन आ जाती है। चार्ल्स जॉन को देखता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तब जॉन को समझ में आता है कि चार्ल्स ने भविष्य देख लिया है और वो चाहता है कि जॉन उसे गोली मार दे। अब चार्ल्स जैसे ही ट्रिगर दबाता है जॉन कैथरीन को धक्का देकर के गोली चला देता है चार्ल्स पे। चार्ल्स ने जो गोली चलाई थी वो गोली जॉन के कान को छू करके निकल जाती है। कैथरीन अभी भी सुरक्षित है, वो नीचे गिरी हुई है और उसके ऊपर खून गिर रहा है जॉन का। इन्हीं दृश्यों को जॉन ने देखा था। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जॉन हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे कैथरीन मिलती है और शुक्रिया अदा करती है। जैसे ही जॉन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है वो जाता है अपनी बेटी के कब्र पे। तब उसकी पत्नी उससे मिलने आती है। जैसे ही वो एलिजाबेथ को गले से लगाता है उसे वही क्षण याद आता है कि जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में थी और दर्द से कराहते हुए उसने जॉन से कहा कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो चाहती है कि जॉन कुछ करे। तब जॉन ने एक जहर का इंजेक्शन दिया था उसे, जिससे उसकी बेटी सो गई। यानी इन चीजों की शुरुआत जॉन ने ही की थी। इसीलिए चार्ल्स ने कहा था कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।